स्टार टाइम्स ऑफ स्वराज के एग्जिट पोल में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और एग्जिट पोल में हम 7वें और आखिरी चरण की बात कर रहे हैं। और जो 7वें और आखिरी चरण की जो हम बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर हम बाकी 6 चरणों की बात अगर हम करें, जिन 6 चरणों में आप कह सकते हैं कि जो उठापटक हुआ या जो बातें सामने आई, जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, बहुत सारी चीज़ें भी कही गई, लेकिन बहुत बड़ा अंतर मतलब कह सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट फेज में 2 सीट का नुकसान हो सकता है मेरे इंडेक्स के हिसाब से, और सेकेंड फेज में 4 सीटों का नुकसान हो सकता है, थर्ड फेज में 1 सीट का नुकसान हो सकता है, मतलब 4, 2, 6, 1, 7, और उसके बाद चौथे चरण में 1 सीट हम ललन सिंह का मान रहे हैं, तो 8 सीट, मतलब मेरे हिसाब से 8 सीट पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है फिलहाल 6 चरणों में। लेकिन 7वें चरण में जिस तरीके से पाटलिपुत्रा में एग्रेसिव वोटिंग हुई है, काराकाट में एग्रेसिव वोटिंग हुई है, सासाराम में भी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए हैं, आप बक्सर में जिस तरीके से बढ़कर चढ़ कर हिस्सा लिया है, और आरा में जिस तरीके से वोटर शांत रहे, नहीं निकले, इस वजह से आप कह सकते हैं कि अंतिम चरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस फेज में जो एकदम एनडीए का गढ़ माना जाता है ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में जहानाबाद पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते थे, इस बार भी हमें लगता है कि शायद जो स्थिति है अंतिम समय में दोपहर के बाद भूमियार वोट टर्न अप हुए इनकी तरफ कि भाई सुरेंद्र यादव को जिताने से क्या फ़ायदा है। लेकिन हमें लगता है कि बहुत देर लग गया वो निर्णय लेने में, तो इस वजह से हमें लगता है कि सुरेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं, मतलब सुरेंद्र यादव के जीतने का चांस है। पटना साहिब और नालंदा कोई बात ही नहीं है, यहाँ क्लियर कट जीत है। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल हार रहे हैं, जो स्थिति मनेर में सबसे ज़्यादा 61% पोल हुआ है, और मनेर मतलब आरजेडी का गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से सवर्णों ने भी, हमें कई सवर्ण लोगों से बात हुई है, वो रामकृपाल के खिलाफ वोट किए हैं, मतलब रामकृपाल का वोटिंग जो है मोदी के नाम पर नहीं हो रहा था, रामकृपाल के नाम पर हो रहा था, और इसका नुकसान कहीं न कहीं रामकृपाल को उठाना पड़ा है, और मीसा वहाँ से चुनाव आ रही है। आरा की बात करें तो आरा आर के सिंह जबरदस्त फाइट हो रहा है वहाँ पे, और 50-50 मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है, इस तरीके का फाइट दिया है। लेकिन अगर महिला वोटर जो इसका टर्न और ओवर अभी नहीं है, महिला वोटर आर के सिंह को भी बाहर ला सकता है, नहीं तो बाकी उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे घर बैठे हुए थे, लोग अनमनस्क तरीके से वोट कर रहे थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात रहा कि बहुत सारे बूथ पर आर के सिंह का पोलिंग एजेंट नहीं था। स्वाभाविक तौर पर चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें आर के सिंह बूथ खर्चा देंगे 6,000 5,000, ये संभव ही नहीं था। तो बीजेपी जैसा कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता, कहते हैं ना, पन्ना प्रमुख से लेके विस्तारक से लेके शक्ति केंद्र से लेकर क्या क्या नहीं है, लेकिन बहुत सारे मतदान केंद्रों पर उनके पोलिंग एजेंट नहीं दिखाई दिए। फिर भी ज़बरदस्त लड़ाई है, और आर के सिंह के साथ ऐसे वोटर भी गए हैं जो वोटर न्यूट्रल वोटर है, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आरा जैसे जगहों पर उनका लाभ उनको मिला है। लेकिन यादव ने भी वोट किया है, मुसलमानों का भी कुछ प्रतिशत वोट उनको मिला है, लेकिन कुशवाहा वोट में टूट हुआ है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पवन सिंह का साइड इफेक्ट यहाँ देखने को मिला है। लेकिन जीत तभी होगी इनकी जब महिला वोटर बाहर निकले होंगे। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा हार गए, ये तय हो गया। सासाराम बीजेपी के खाते में है, सब लोग बता रहे हैं। बक्सर सुधाकर सिंह बाजी मार ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुधाकर सिंह ने बड़ी अलग तरीके की कैंपेन किया है। उन्होंने दिखाया कि टेक्नोलॉजी के सहारे जो लड़ाई आपको मोदी लड़ते हैं, उस तरीके से सुधाकर सिंह ने वहाँ लड़ा। और किसान आंदोलन की वजह से वहाँ जो जमीन चौसा में जो जमीन को लेकर विवाद हुआ है, उसमें जो भूमिका रही है, फिर नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने चुनौती दी थी, ये सारे ऐसे फैक्टर थे जो कहीं न कहीं बीजेपी और आरजेडी के समान वोट के बावजूद भी एज उनको मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत भी सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इस 8 कंस्टिट्यूंसी में,
तो 50-50 का चांस दिख रहा है। ऐसे में बात करें तो बिहार में महागठबंधन को 8 से 10 और एनडीए गठबंधन को 30 से 32 सीट मिलता हुआ दिख रहा है।